Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that we had started the lecture series which are related to journal gender studies. So yeah, we had covered a lot of topics. Today we will cover the third wave of feminism. Okay, so last class में हमने जो है वो जो टॉपिक कवर किए थे उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड वेव आप अगर सीरीज में लेक्चर जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को कंटिन्यू करेंगे। और जो है सॉरी थोड़ा सा गैप आ जाता है। बहुत सारी गर्ल्स ने ये कहा था कि गैप नहीं दिया करें, but because of my personal engagements I was busy and I was unable to make a lecture for you people, but I'll try to make lectures for you so that you will get benefit from it, right? So yeah, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को। ओके, सो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि ये 1990 से प्रेजेंट तक है। ओके, अब कुछ लोगों की राय ये है कि ये अभी तक है, और कुछ लोगों की राय ये है कि नहीं ये खत्म हो चुका है, अब जो है वो फोर्थ वेव चल रहा है। राइट, सो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इमर्ज ड्यूरिंग 1990s as a response to the limitations of second wave of feminism. It means that जो फेमिनिस्ट थी उनको ये लगा था कि जो सेकंड वेव है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसमें जो है वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ओके, देयरफॉर न्यू वेव ऑफ फेमिनिज्म वाज नीडेड टू एड्रेस दीज शॉर्टकमिंग्स। ओके, सो बेसिकली थर्ड वेव के फेमिनिज्म के स्टार्ट होने की रीज़न ये थी कि जो फेमिनिस्ट थी वो ये बिलीव करती थी कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं की गई। जैसे वुमेन जो है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में मेनली उसमें डिस्कस किया गया था वुमेन्स ऑपरेशन को, बट उन्होंने जो है वो फुली एक्सप्लेन नहीं किया डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो ब्लैक वुमेन एंड वाइट वुमेन फेस कर रही हैं। राइट, अब ब्लैक वुमेन जो होगी उनके इश्यूज डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू वाइट वुमेन के। तो इन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं हम लोग इन बेसिस पे भी जो है वो वुमेन को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। रिबेका वल्कर जो है एक इंटरनेशनल ऑथर हैं, वो भी इस चीज़ पे जो है लिखती हैं थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म पे 1992 में अपने ऐसे में कि आई एम नॉट द पोस्ट फेमिनिस्ट, आई एम द थर्ड वेव। ओके, उनका भी ये मानना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। although the second wave successfully highlighted the women's oppression, ओके, सेकंड वेव में तो इन्होंने हाईलाइट किया है औरतों के ऑपरेशन को, एंड डिमांडेड द लिबरेशन, और उन्होंने लिबरेशन आज़ादी भी मांगी है। ओके, many feminists believe that it treated the women as a single universal category. Are you getting the point? Single universal category मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि वुमेन जो है डिफरेंट सोसाइटीज पे, डिफरेंट सेगमेंट्स पे, राइट, या डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन जो है वो फेस कर रही हैं। ओके, अब ये कहना कि जो है वो सारी औरतों को एक ही प्रॉब्लम है या सारी औरतों को एक ही किस्म का जो है एक ही किस्म के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये गलत होगा। वन सेकंड, आजान आ रही है तो मैं कुछ टाइम के लिए इसको पॉज करती हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। ओके, तो ये सिंगल यूनिवर्सल कैटेगरी का मतलब समझने की आप कोशिश करें कि आप खुद ही देखें, अपनी कंट्री में देख लें, चलें पाकिस्तान में देख लें, जो वुमेन पाकिस्तान में हैं। ओके, अब बलूचिस्तान की वुमेन के इश्यूज डिफरेंट होंगे। अब क्योंकि देखिए केसेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनको अलग किस्म की जो है वो रेस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। रूरल सिंध की औरतों के अलग मसले होंगे, और जो
अर्बन वेमेन हैं उनको अलग इश्यूज होंगे। सिमिलरली अगर कोई अफ्रीका में वुमेन रह रही है ना, उनके इश्यूज डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू उस वुमेन के जो अमेरिका में रह रही है और जिसको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं। They argued that women do not experience oppression in the same way because factors such as race, class, ethnicity, religion, geography, culture, nationality, age, and sexuality also shape women's experiences. अभी वो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये सारे उसी से रिलेटेड हैं। ओके, कैसे वो हम लोग इसमें ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल देके। अगर मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दूं ना, रेस, क्लास, इथनिसिटी, रिलीजन या ज्योग्राफी, कल्चर, नेशनैलिटी, एज या सेक्सुअलिटी, तो इसका सिंपल ये है कि अगर कोई वेल्दी वुमेन है ना और अगर कोई पुअर फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कर है, तो उनके दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। तो बेसिकली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वो इसी चीज पे जो है वो फोकस करता है। अब जैसे इंटरसेक्शनैलिटी जो है वो शो करती है कि वुमेन एक्सपीरियंस करती है डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स लाइक रेस एंड क्लास। ओके, अब वही मैंने आपको बात बताई कि हमारी इंटीरियर सिंध में भी देखेंगे या बलूचिस्तान में देखेंगे, तो जो रूरल एरियाज हैं उधर जो विमेन को जो चीज़ें जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही होती हैं, वो जो अर्बन एरियाज में वुमेन रहती है वो डिफरेंट होते हैं प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये जो बात इन्होंने कही है ना कि सिंगल यूनिवर्सल कैटेगरी में ये इनको सारों को डाल रही हैं फीमेल्स को, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है, सबके अलग अलग इश्यूज हैं। देयरफॉर third wave rejected the idea that all women share the same problems and the experiences. इसलिए जो थर्ड वेव है ना, उन्होंने रिजेक्ट किया है कि जो इन्होंने एक सिंगल कैटेगरी बना दी है, सारी औरतों के एक प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम है, तो वो गलत है। ओके, विमेन करती हैं शेयर प्रॉब्लम्स और जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, बेसिकली विमेन के सेम नहीं होते और इनके एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं। ओके, अब देखा ना, जेंडर इज ओनली वन पार्ट ऑफ विमेन्स आइडेंटिटी, राइट। इन्होंने ये कहा है अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं और जो है वो जिनकी बेसिस पे विमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती है। जेंडर तो एक यू नो चले, जेंडर तो बाय नेचर है ना, यहाँ आपका सेक्स जो है वो बाय नेचर है। ओके, वो तो एक चीज है, पर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। जैसे मुस्लिम वुमेन है ना, वो क्या करती हैं, डिफरेंट चैलेंजेस फेस करेंगी। क्रिश्चियन वुमेन अलग जो है, जो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही है तो उसको प्रॉब्लम्स अलग होंगे, बिकॉज देयर रिलीजन, कल्चर एंड सोसाइटी आर डिफरेंट, राइट। तो जो मुस्लिम वुमेन पाकिस्तान से होगी, वो अगर यूएस में रह रही है, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। कॉलिंस भी जो है वो इंटरनेशनल ऑथर से, उन्होंने भी ये जो है वो आर्ग्यू किया था कि रेस, क्लास या जेंडर वर्क करते हैं एक साथ ताकि वो शेप कर सके विमेन्स एक्सपीरियंसेस, राइट। तो ये सारे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं इसमें। तो डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट एरिया या डिफरेंट नेशनैलिटी की विमेन को डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। Why was the third wave needed? क्यों जरूरत पड़ी थर्ड वेव की? Because many feminists criticize करती थी the assumptions of the second wave। जो मैंने अभी आपको बताया कि सेकंड वेव में तो सिर्फ ये बताया गया कि women ऑपरेशन फेस कर रही होती हैं या डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती हैं, बट रेडिकल फेमिनिस्ट जो है वो आगे ये करते हैं कि जो पेट्रियार्की है वो प्राइमरी कॉज ऑफ women's ऑपरेशन। ओके, पेट्रियार्की प्राइमरी कॉज है। पेट्रियार्की मतलब women जो है वो सबमिसिव है, मेल जो है वो डोमिनियरिंग है, राइट। तो इन दोनों के प्रॉब्लम्स जो है, असल प्रॉब्लम इनका मानना ये है कि ये पेट्रियार्की जो है वो असल इशू है। ओके, पेट्रियार्की वाज अ प्राइमरी कॉज।
of women's oppression, right? And the women constituted universal second class. जो women होती है वो constitute करती है universal second class. अब basically ये जो है ना इनका ये बोलना क्या चाह रही हैं, बोल रहे हैं जो ये जो आप वन साइज फिट्स ऑल का फॉर्मूला ये जो आपने अपनाया हुआ है ना, ये नहीं होता. विमेन जो है वो एक्सपीरियंस करती है यूनिक प्रॉब्लम को. एजुकेटेड विमेन अगर लंदन में रह रही है और रूरल विमेन जो अफगानिस्तान में रह रही है, तो उन दोनों के जो है वो जेंडर की बेसिस पे वो डिफरेंट इनइक्वालिटीज को फेस करेंगी. ओके, टाइप भी अलग होगी, इंटेंसिटी भी अलग होगी प्रॉब्लम्स की, राइट? तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए दिए हुए हैं. आगे देखें ना, इसमें जो ये थर्ड वेव के बारे में लिखा हुआ है कि पेट्रियार्की जो है वो मेन इशू है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड वेव डिस्कस करता है वुमेन के प्रॉब्लम को, जैसे कि सारी वुमेन सेम प्रॉब्लम फेस कर रही है. ओके, सेम इश्यूज हैं उनको, बट रूरल वुमेन या अर्बन अर्बन वुमेन जो है उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं. रेबेका भी जो है वो इन पे लिखती हैं, एड्रेस करती हैं कि चेंजिंग रियलिटी ऑफ वुमेन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, राइट? वुमेन की जो रियलिटी है ना वो चेंज हो रही होती है डिफरेंट बैकग्राउंड्स की बेसिस पे. जैसे ये रेडिकल फेमिनिस्ट ये बिलीव करते हैं कि पेट्रियार्की मींस मेल डोमिनेंस जो है ना, वो क्या है, इज अ मेन रीजन व्हाई वुमेन आर ओप्रेस्ड. यही एक जो है वो मेन इशू है कि औरत को जो है वो ऑप्रेस किया जा रहा है, कि मेल की डोमिनेंस है. और वो ये आर्ग्यू करते हैं कि हर जगह पे वुमेन जो है वो ट्रीटेड की जाती है एज अ सेकंड क्लास. ओके, पूरी यूनिवर्स में क्या वुमेन को एज अ ट्रीट किया जाता है, सेकंड क्लास ट्रीट किया जाता है. तो मेन पेट्रियार्की इशू है, मेल डोमिनेंस इशू है, वुमेन को सेकंड क्लास ट्रीट करना इशू है, वुमेन के साथ ऑपरेशन जो है वो करना वो इशू है. ओके, तो ये रेडिकल फेमिनिस्ट बिलीव करते हैं, राइट? जैसे केट मिलेट के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी एक इंटरनेशनल ऑथर है. उन्होंने अपने बुक में लिखा था द सेक्सुअल पॉलिटिक्स में 1970 में कि पेट्रियार्की वो सिस्टम ऑफ पावर है जो प्लेस करती है मेन को डोमिनेंट पोजीशन पे ओवर द वुमेन. ओके, तो ये आप जो है वो एज अ केस स्टडी लगा के और इनका जो है नेम लिख के और उनके बुक का नेम लिख के, ईयर लिख के, फिर ये इनको आप थोड़ा सा लिख के और डिफाइन कर सकते हैं. ओके, अब आ जाते हैं. However, third wave of feminists argued that women are not one homogeneous group. Okay, अब इनका मानना ये है, ये बिलीव करती हैं कि however third wave of feminists argued that women are not one homogeneous group. It means that जो feminists हैं वो ये बोलती हैं कि women जो है not all the same, women are not all the same, वो सेम नहीं है. every woman has different identity. हर औरत की डिफरेंट आइडेंटिटी है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं. ओके, जैसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स या डोमेस्टिक वर्कर, उन दोनों में क्या होता है, ये बोथ विमेन हो. अगर एक औरत है जो जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और दूसरी जो है वो डोमेस्टिक वर्कर है, तो क्या होगा, देयर लाइव्स एंड चैलेंजेस आर डिफरेंट. इन दोनों के जो है वो चैलेंजेस और लाइफ इन दोनों की डिफरेंट होगी. तो बेल हुक्स भी इस पे आर्ग्यू करते हैं कि फेमिनिस्ट जो है ना वो रिकॉग्नाइज करे डिफरेंसेस अमंग वुमेन इंस्टीड ऑफ ट्रीटिंग देम एज अ वन ग्रुप, राइट? सो हम लोग जो है वो आगे देख लेते हैं कि women's experiences vary from one society to another, from one culture to another, and from one geographical region to another. For example, the experiences of white middle class women in Western countries are different from those black women या ब्राउन वुमेन, मुस्लिम वुमेन में, या एशियन वुमेन में, या इंडिजिनस वुमेन में. ओके, तो ये सारी जो है वो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है कि वो औरत जो वेस्टर्न कंट्रीज में रह रही होती है, जिसमें नॉर्थ साउथ अमेरिकाज आ जाते हैं, तो वो डिफरेंट होगी.
ब्लैक वुमेन से जो अफ्रीका में है, ब्राउन वुमेन जो मुस्लिम्स वुमेन होती हैं, या साउथ एशियंस हम जो है, ओके, इनमें जो है उनके प्रॉब्लम्स जो है वो डिफरेंट होंगे, वो बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं। ओके, तो सपोज करें एक वुमेन है, राइट, वो कहाँ पे रह रही है? अगर वो रह रही है स्वीडन में, तो फोकस करेगी ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेट लीडरशिप में। पर अगर कोई वुमेन जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन में रह रही है, जैसे अफगानिस्तान हो गया या सूडान हो गया, ये डिफरेंट रीजन्स हैं, तो उसमें अगर कोई वुमेन है तो वो कंसर्न होगी अबाउट एक्सेस टू एजुकेशन, पर्सनल सेफ्टी, ये सारे उसके साथ प्रॉब्लम्स होंगे। अब चंद्रा एक जो है वो इंटरनेशनल ऑथर है, वो भी ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वुमेन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं क्रॉस कल्चर, और एंड शुड नॉट बी व्यूड सो ओनली वन पर्सपेक्टिव, इनको एक जो है वो नजरिए से ना देखा जाए, एक पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना, इसमें जो है, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि ब्लैक वुमेन जो यूनाइटेड स्टेट्स में रह रही होती है, वो डिफरेंट किस्म की रेसिज्म फेस करेगी या सेक्सिज्म फेस करेगी, वाइल वुमेन जो है, जो यूरोप में रह रही है या पाकिस्तान में रह रही है या दूसरी साउथ एशियन कंट्री में रह रही है, तो वो एक्सपीरियंस करेगी डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन बोथ जेंडर एंड रिलीजन। ओके, अ, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लिखिएगा एग्जाम में। सिमिलरली वुमेन बिलोंगिंग टू द वेल्दी फैमिलीज एक्सपीरियंस different form of the discrimination compared to the women belonging to the poor families. Therefore women's oppression cannot be explained only through biological sex or the patriarchy. Other factors such as a class, a race, culture, ethnicity, religion, geography, disability, and sexuality also influence women's lives. Okay, it means that जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है ना, वो भी अफेक्ट करता है औरत की जिंदगी में। अगर कोई पुअर है या कोई वेल्दी वुमेन है, तो उनके इनइक्वालिटी उनको डिफरेंट किस्म की फेस करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे। वेल्दी वुमेन स्ट्रगल करेगी वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन जो उसके साथ हो रही है, वाइल जो पुअर वुमेन होगी वो फर्स्ट क्लास जो एक्सेस होती है ना एजुकेशन या हेल्थ केयर की, उसके लिए वो हासिल करने की कोशिश करेगी। जैसे कि एंजेला डेविस एक वुमेन है जो इंटरनेशनल ऑथर हैं जेंडर स्टडीज की, वो लिखती हैं कि अपने बुक में कि वुमेन रेस एंड क्लास जो 1981 में उन्होंने लिखा था, वो एक्सप्लेन ये करती हैं कि क्लास या रेस ये इन्फ्लुएंस करते हैं वुमेन्स एक्सपीरियंसेस को। जेंडर तो है, जेंडर तो एक चीज है, बट ये यहाँ सेक्स तो एक चीज है कि ये मेन है ये वुमेन है, बट ये जो दूसरी चीजें इन्होंने लिखी है ना, जैसे क्लास, रेस, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजन, ज्योग्राफी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीजें जो है वो इसमें आती हैं। ओके, थर्ड वेव की बात करें, आर्ग्यू ये करते हैं कि वुमेन इज नॉट ओनली ए रीजन फॉर इनइक्वालिटी, वुमेन सिर्फ रीजन नहीं है कि उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है। ओके, दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं जो शेप करते हैं वुमेन्स लाइफ को। जैसे दो वुमेन हैं, वो एक्सपीरियंस करेंगी सेक्सम if one has a disability, and she may also face barriers related to accessibility and social attitudes, right? मीन्स अगर दो औरतें हैं, अगर उनको जो है वो प्रॉब्लम ये है कि भाई उनको डिस्क्रिमिनेशन किसी जगह पे फेस करनी पड़ रही है, पर अगर कोई वुमेन जो है वो डिसेबल है, तो वो उसकी बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगी। सोशल एटीट्यूड उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके, और सो इनका मानना ये है, कॉलिंस का ये जो इंटरनेशनल ऑथर हैं वो लिखते हैं कि जेंडर वर्क्स टुगेदर विथ रेस एंड क्लास टू शेप women's experiences, राइट? ये जेंडर हो, रेस हो, क्लास हो, ये शेप करते हैं औरत के एक्सपीरियंसेस को, उनके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। ओके, अब ये जैसे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, ओके, ये सारे इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं।
अब जैसे एशियन वुमेन जो है वो रह रही है अगर कनाडा में, एंड एक औरत जो है वो एशियन वुमेन है जो जापान में रह रही है, तो ये शेयर करेंगी सेम एथनिसिटी, बट हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट सोसाइटीज, राइट। तो ये बात है बिल्कुल जो मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, सो ये जो आइडेंटिटी होती है ना वो शेप होती है मल्टीपल सोशल फैक्टर्स की बेसिस पे, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, जेंडर, कल्चर, इन सारी चीजों की बेसिस पे। ओके, तो आगे हम लोग देख लेते हैं किसके बारे में। रिबेका वेलकर लिखती हैं कि जो है वो द बिगनिंग ऑफ द थर्ड वेव में क्या लिखती हैं कि द थर्ड वेव ऑफिशियली बिगन आफ्टर रिबेका वेलकर पब्लिश्ड हर फेमस। अब रिबेका वेलकर जो है उन्होंने एक फेमस ऐसे लिखा था जिसका नाम था द थर्ड वेव ऑफिशियली बिगन आफ्टर रेबेका वॉल्कर्स पब्लिश अ फेमस ऐसे आई एम नॉट द पोस्ट फेमिनिस्ट आई एम अ थर्ड वेव, राइट। इन्होंने ये बुक लिखी थी और उसके बाद जो है वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हो गया था। Okay, through this essay, Rebecca Walker argued that feminism was still necessary because women continued to face discrimination. Despite legal reforms, she rejected the idea of post feminism, which claimed that feminism was no longer needed because women had already achieved equality. Rebecca Walker emphasized that new forms of discrimination still exist, and therefore feminism needed to address new social realities. ओके, अब ये जो मी टू मूवमेंट चली थी, ये बिगेस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट थी मॉडर्न हिस्ट्री में। ये क्या इनकरेज कर रही थी कि वुमेन जो है सारी दुनिया में वो बोले ओपनली अबाउट सेक्सुअल हेरासमेंट, अबाउट द अब्यूज एंड वायलेंस, राइट। तो ये चीजें जो है ना ये बेसिकली पोस्ट फेमिनिस्ट या आई एम द थर्ड वेव या रिबेका वालकर एम्फसाइज ये करती हैं। और ये इनका मानना ये है कि वही देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना इनके डिफरेंट हैं। जो वुमेन अगर रह रही है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको वैसे तो सारी आई मीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको थर का मिसाल देती हूँ, वो जो थर की औरत होती है ना वो दूर दराज से ना पानी लेके आती है क्योंकि उधर पानी की जो है वो कमी रहती है। तो वो बेचारी औरत मटके आपने देखा होगा कि अपने सर पे रख के और वो ये सारी इतना दूर से वो बेचारी पानी लेके आ रही होती है। तो हमारे जो अर्बन एरिया की क्या कर रही हो, वो डिस्पेंसर से पानी लेगी, वो फिल्टर से पानी लेगी। ओके, या वो क्या करेगी, आपकी ये बॉटल्स भर के फ्रिज में रखेगी। तो देखें प्रॉब्लम्स दोनों के डिफरेंट हैं। एक औरत है जिसको गांव देहातों में एजुकेशन की के लिए बाहर नहीं जाने दिया जाता, या उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपको जो है वो गैर मर्द जो है अगर आप उनकी नजर आप पे पड़ी है ना तो वो आपको खा जाएगा ना बेसिकली वो, इसलिए आपको बाहर तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे रहो। पर जो लोग थोड़ा सा अर्बन एरियाज में होते हैं उनकी विमेन या जो वो जैसे अपनी औरतों के साथ ट्रीट करते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन या फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट वो क्या है, उन न्यू सोशल रियलिटीज हैं उनकी, वो उनके नए किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। ओके, ये जो क्लेम करती थी ना कि फेमिनिस्ट वाज नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज women had already achieved equality, इक्वालिटी तो उन्होंने हासिल कर ली। हाँ मानते हैं वो फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन, ओके, लीगल रिफॉर्म्स भी हैं पर फिर भी वो फेस कर रही होती है। सो ये जो पोस्ट फेमिनिज्म का ये जो क्लेम था ना वो नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज वुमेन ने ऑलरेडी इक्वालिटी अचीव की है और दूसरे फॉर्म्स हैं डिस्क्रिमिनेशन पे, उन पे हमें काम करने की जरूरत है। ओके, अब आ जाते हैं
अनीता केस का 1991 में। अब अनीता केस में अब जैसे मी टू मूवमेंट का भी देखें एग्जाम्पल आ गया कि ये मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था। अनीता हिल केस 1991 में। अनदर इम्पोर्टेंट इवेंट दैट इन्फ्लुएंस द थर्ड वेव was the Anita Hill case 1991। Anita Hill accused the uh, Clarence Thomas जो थे a nominee for United States Supreme Court of sexual harassment during Senate confirmation hearings. Okay, and the case जो है वो attracted worldwide attention and encouraged the women to speak openly about the workplace harassment and abuse. It demonstrated that even educated and professionally successful women could become victims of sexual harassment। अब ये देखें अनीता हिल केस में उन्होंने ये बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के नॉमिनी थे थॉमस, उन पे उन्होंने सेक्सुअल हेरासमेंट का इल्जाम लगाया। ओके, तो बेसिकली देखें फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंट है। ओके, उन्होंने तो इस आइडिया ने क्या किया, इस केस ने अटैक किया, वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली इस केस को। इन्होंने इनकरेज किया औरतों को कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, सेक्सुअली आप अब्यूज हो रहे हो या आपको अब्यूज किया जा रहा है वर्बली, तो आप क्या करोगे, वर्बली या फिजिकली, तो आप क्या करें, अपने लिए आवाज उठाएं। ओके, और उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया दैट इवन एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली जो सक्सेसफुल वुमेन है ना, जिनको पता है अपने लीगल लॉज क्या हैं, उनके मसले मसाइल क्या हैं, अगर उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं तो मीन्स ये दोनों ही विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के। मी टू मूवमेंट जो है वो थर्ड वेव मी टू मूवमेंट एक लैंडमार्क इवेंट था। Okay, with the third wave was Me Too movement which gained the worldwide attention in October 17 में इसने बहुत ज़्यादा attention हासिल की मिली इसको। So the women became popular after allegations of the sexual harassment were made against the Harvey। Okay, and a Hollywood film producer, ये Hollywood film producer थे, तो ये जो मूवमेंट थी ना बहुत ज़्यादा आगे गई, पॉपुलर हुई, और जो एलिगेशंस लगे थे सेक्सुअल हेरासमेंट में हार्वे पे, जो हॉलीवुड फिल्म मेकर हैं, उसकी वजह से भी इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा क्या मिली, पॉपुलैरिटी मिली थ्रू सोशल मीडिया। मिलियंस ऑफ women from different countries shared their personal experiences of sexual harassment, abuse and violence। The movement highlighted how widespread sexual harassment is in workplace, education institutions, politics, entertainment industries, and everyday life. By sharing these stories, survivors demonstrated that the sexual harassment is not an isolated problem but a global issue affecting millions of the women। अब ये देखें कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, उसकी वजह से बिलियंस ऑफ वुमेन जो हैं डिफरेंट कंट्रीज की, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए सेक्सुअल हेरासमेंट के, उनको कैसे अब्यूज किया गया, कैसे कैसे वायलेंस उनको फेस करने पड़े। तो ये हाईलाइट करती हैं बेसिकली वाइड स्प्रेड सेक्सुअल हेरासमेंट केसेस जो वर्क प्लेस पे हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हो या पॉलिटिक्स में हो, राइट, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, ये सारी चीजें को वुमेन ने ओपनली बात करना उस पर शुरू की, और इसको जो है वो हाईलाइट किया गया, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी स्टोरीज या सर्वाइवर्स जो डेमोन्स्ट्रेटेड किए गए या स्टोरीज जो थी ना उनकी, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया। और सेक्सुअल हेरासमेंट जो है वो इज नॉट एन आइसोलेटेड प्रॉब्लम, ये ग्लोबल इशू बन गया जो अफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ वुमेन को। ओके, ये क्या होता है, मी टू मूवमेंट जो है ना बिगेस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट थी मॉडर्न हिस्ट्री की। इनकरेज करती थी वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड ताकि वो ओपनली स्पीक अप कर सके अपने सेक्सुअल हेरासमेंट को, अब्यूज को, वायलेंस को, जो डिफरेंट कंट्रीज ने शेयर किए अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस सोशल मीडिया पे राइट करना शुरू किया मी टू। ओके, हैशटैग के साथ मी टू, ये सेक्सुअल हेरासमेंट के बारे में जो है वो ग्लोबल प्रॉब्लम था। ओके,
तराना बरकी जो है वो लिखती हैं, स्टार्ट करती हैं मी टू मूवमेंट 2006 में, और ये सपोर्ट करती हैं सर्वाइवर्स जो होते हैं ना सेक्सुअल वायलेंस के, उनको ये सपोर्ट करती हैं। और ये ग्लोबल मूवमेंट बन गई थी 2017 में, और सोशल मीडिया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। ओके, ये मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसको वाइड वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली थी। सेवरल एक्ट्रेसेस जो है वो अक्यूज करने लगी हार्वे को कि ये सेक्सुअल हेरासमेंट करता है या अब्यूज करता है। उनको करेज मिली कि वो इनकरेज हुई कि वुमेन अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को शेयर करें। ओके, एशले जूड भी इन पे लिखती हैं, बोलती हैं कि जो पब्लिकली वो बोलती हैं कि हेरासमेंट इंस्पायरिंग थाउजेंड्स ऑफ द वुमेन वर्ल्ड वाइड टू ब्रेक देयर साइलेंस। ओके, ये जो पब्लिक स्पीकिंग थी ना, उसने क्या किया कि उन्होंने लोगों को इतना इंस्पायर किया थाउजेंड ऑफ वुमेन को कि वो बोलें, अपने साइलेंस को ब्रेक करें। ओके, तो ये जो है वो इसमें इन्होंने बेसिकली बोलने की चीजें बोलने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो थर्ड वेव आल्सो अफेक्टेड द फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान। जैसे कि आयशा गुलालाई का आपने सुना देखा भी होगा, इनको इन्होंने एलिगेशंस लगाई थी हेरासमेंट की पॉलिटिकल फिगर इमरान खान पे। तो आपने वो इनकी कॉन्फ्रेंस सुनी होगी कि वो मेरे जो है वो पिक्चर्स निकालता है, मुझे तंग करता है, ये वो बेसिकली कुछ वो वुमेन जो है वो दूसरों की रेपुटेशन भी खराब करने के लिए आ जाती है। तो मिशा शफी का या अली जफर का केस था जिसमें इनको which raised the important discussions about workplace harassment and women's rights on पाकिस्तान। अब रिसेंट या लेटेस्ट में आपको एग्जांपल दूं तो वो जो है अली जेशा, जैसे ये है अपना सारा अली खान के हस्बैंड जो हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी कि जो है वो औरतों को या हम लोगों को ना सही कपड़े पहनने चाहिए। तो वो जो है अलीज़े शाह, उन्होंने बोलना शुरू किया कि जब आपने मुझे अपने सॉन्ग में लिया था और जब मुझे मॉडलिंग का कहा था तो सारा अली खान ने जो है वो मुझे ऐसे कपड़े सजेस्ट किए, मेरे लिए सेलेक्ट किए जिस जो मेरे लिए सही नहीं थे। एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक आई वाज इमेच्योर, वो इमेच्योर थी। तो उस पे अलीज़े शाह ने जो है वो बेसिकली उनको आईना दिखाया कि अभी अपनी बेटियों के लिए तो आप बोल रहे हैं कि ये कपड़े नहीं, ये लोग ना पहने, मेरी बेटियां हैं, बट दूसरों की बेटियां जो है वो बेटियां नहीं होती, भले कितनी भी बुरी औरत क्यों ना हो ना। हमेशा ये याद रखें कि हम नहीं होते ना किसी को जज करने वाले, राइट। तो इज्जत नफ्स तो यार हर किसी की होती है। बहरहाल हम इस तक ही महदूद रहेंगे। दीज केसेस हाईलाइट करते हैं that the issues of sexual harassment are not limited to Western societies but also exist in South Asian countries. Okay, ये सारी चीजें कि सिर्फ जो है वो वेस्टर्न सोसाइटीज में वुमेन फेस नहीं करती डिस्क्रिमिनेशन। जो साउथ एशिया में लोग रहते हैं ना, हम लोग इंडिया, बांग्लादेशी, नेपाल, भूटान, ये सारे हम लोग साउथ एशियंस है ना, तो इनको भी अफगानिस्तान को सेम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि ये केसेस हाईलाइट करते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ लिया। नॉमी वॉल्फ द ब्यूटी मिथ। ओके, उसमें इनका बेसिकली लिखना ये है कि ये बोल रही हैं कि another influential contributions of to the third wave came from Naomi Wolf who published her famous book। ओके, जो अपना फेमस बुक पब्लिश कर रही होती हैं। ओके, द ब्यूटी। another influential contribution to third wave was the Naomi Wolf, जिन्होंने क्या लिखा था, पब्लिश किया था अपना फेमस बुक जिसका नाम था द ब्यूटी मिथ। 1991 में ये लिखा था इन्होंने। ओके, तो नॉमी वॉल्फ आर्ग्यू ये करती हैं कि मॉडर्न सोसाइटी यूज करती हैं
unrealistic standards को, okay, of the beauty as a new method of controlling women. According to her, beauty standards are socially constructed rather than natural. ओके, जैसे कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, ना कि ये नेचुरल होते हैं। ब्यूटी मिथ जैसे नाम है इनके बुक का, तो उन्होंने बात भी वैसी की हुई है। Okay, and she believed that society constantly pressure women to achieve impossible standards of physical appearance. So, media, fashion, industries, advertisements, and the entertainment both ये आर्ग्यू करती हैं कि these unrealistic beauty ideas जो है वो रिड्यूस करते हैं औरत के कॉन्फिडेंस को, डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनको अचीविंग द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी. She also mentioned that okay, every individual is beautiful and the beauty should not be used as a tool for women's oppression. Okay, तो वही बात हो गई ना कि इन्होंने भी जो है वो सेम चीज पे डिस्कशन किया है और ये चीजें उन्होंने हाईलाइट की हैं। उनका मानना ये है कि ये सोसाइटी औरत को ही प्रेशर करती है। फिर हमारी मीडिया आ गई, फैशन इंडस्ट्रीज, एडवर्टाइजमेंट आ गई, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो औरत को बता रही होती हैं कि तुम जो है ना वो ऐसी लगो कि तुम मॉडल लगो। ओके, फिर ये जो आपने आजकल तो आपने मेल भी बहुत देखे होंगे जो स्नैपचैट पे फिल्टर्स आते हैं वो लगा रहे होते हैं। तो चले, औरत तो ब्यूटी पे है वो कि भाई मैं ब्यूटीफुल नजर आऊं, हालांकि ये फिल्टर्स जो होते हैं, चले हम लोग ऐसे यूज कर रहे होते हैं, बट ये शो करते हैं कि हमारे में कॉन्फिडेंस जो है वो कम है कि हम लोग खुद को दिखा सकते हैं, फिर हम लोग फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं। हालांकि नेचुरल इंसान को दिखना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए, तो वुमेन प्रेशर फील करती है कि वो फैशनेबल लगे, मॉडल लगे। हालांकि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर ऑफन ये क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, ये जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं। ओके, सोसाइटी औरत को बता रही होती है कि दे मस्ट लुक परफेक्ट। ओके, प्रेशर कर रही होती है वुमेन को और उनकी अपीयरेंस पे बात कर रही होती है और उनकी जो क्वालिफाई करती है वुमेन को कि वो ज्यादा वरीड हो अपने ब्यूटी, ताकि वो ब्यूटीफुल नजर आए। ओके, इंटरव्यू जो है वो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में भी वो क्या लगे, खूबसूरत लगे, अगर वो एरोप्लेन में है तो वो उधर भी वो जो है ना अट्रैक्टिव लगे, अगर किसी जो है वो ऐसी जगह पे बैठी हुई है जहाँ पे काउंटर पे बैठी हुई है तो खूबसूरत वो वुमेन होनी चाहिए, सॉफ्ट वॉइस होना चाहिए, भले वो जो है ना उसका असली आवाज नहीं हो। फिर देखें बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो इतना फेक प्रिटेंड कर रहे होते हैं, फिर इतना फेक तरीके से बात कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि पता लग जाता है कि ये इनका नेचुरल वॉइस नहीं है, नेचुरल आवाज नहीं है, बट ये किसी दूसरों को देख के अपने आवाज को चेंज कर रही होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है बेसिकली, या वो ये सोच रही होती है कि सोसाइटी को ऐसी वुमेन चाहिए जो सॉफ्ट बोले, जो पतली सी हो, जो जो बहुत ज्यादा मॉडल की तरह लगे, खूबसूरत हो। तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें उन्होंने ब्यूटी मिथ में लिखी हुई, इन्फ्लुएंस द पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, ये रहा इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है। ओके, थर्ड वेव was heavily influenced by the postmodernism. postmodernism thinker रिजेक्ट करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ्स को, आर्ग्यू करते हैं कि रियलिटी डिफर करती है अकॉर्डिंग टू पीपल्स एक्सपीरियंसेस। देयरफॉर थर्ड वेव जो है वो फेमिनिज्म की, वो आर्ग्यू ये करती है कि देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ वुमेनहुड or universal female experiences, and no single explanation for women's operation. Instead, women's experiences जो होते हैं वो डिफर कर रहे होते हैं according to the social, cultural, political and economic
सर्कमस्टेंसेस। ओके, ये जो वुमेन होती हैं वो सोशली डिस्क्रिमिनेटेड होती है, कल्चरल टेबूज या हमारी वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं कि औरत को पढ़ाया नहीं जाता, औरत की जल्दी शादी कराई जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर ये होता है, उनको राइट टू वोट नहीं मिलता, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस देखें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें जो है ना, तो औरत की एक सिंगल वुमेन डेफिनेशन नहीं है, या नो सिंगल फीमेल एक्सपीरियंसेस, ओके, यूनिवर्सल फीमेल एक्सपीरियंसेस, या नो सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर द वुमेन्स ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें जो है वो उस पे बात हो रही होती है। न्यू पर्सपेक्टिव इन द थर्ड वे में क्या है? Unlike the second wave, which focused mainly on the women, the third wave expanded its scope to include the discussion about साइबर फेमिनिज्म हो गया, ग्लोबल फेमिनिज्म हो गया, ट्रांस फेमिनिज्म, LGBTQ, ओके, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गया, जेंडर आइडेंटिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, इंक्लूजन हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो थर्ड वेव है ना, वो इनका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट था। जो मैंने आपको बताया कि डिस्कशंस इसमें जो होती हैं वो साइबर फेमिनिज्म पे भी होती हैं, ग्लोबल फेमिनिज्म पे भी होती हैं, ट्रांस फेमिनिज्म पे भी होती हैं, LGBTQ के राइट्स जो हैं, लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर्स, क्योर, क्वेयर स्टडीज, ओके, इन सारों पे डिस्कशंस होते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस पे भी होते हैं, जेंडर आइडेंटिटी पे भी डिस्कशंस हो रहे होते हैं, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इन सारी चीज़ों पे। ओके, सो ये इंक्लूड करता है एक्सपीरियंसेस ट्रांसजेंडर्स के, ट्रांसजेंडर पीपल के, बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल्स के, लेस्बियंस के, गे पीपल के। ये तो टर्म्स आपको ऑलरेडी पता होंगे ना, मुझे इनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना। ओके, अब ये देखें, इन अदर मार्जिनलाइज्ड जेंडर आइडेंटिटीज। तो ये सारी, इन सारों के जो मसले हैं ना, ये होता है लेस्बियंस, women attracted towards the women, गे मेल मेन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेन, ओके, बाइसेक्सुअल्स जो दोनों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ओके, और जो होते हैं वो ट्रांस भी होते हैं, होमो सेक्शुअल्स, बाइसेक्सुअल्स, हेटेरोसेक्सुअल्स, मीन्स ये सारी आइडेंटिटीज पे, फ्लूइड आइडेंटिटी, क्वेयर आइडेंटिटी, ये सारों की, इन सारों के जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो इसमें बेसिकली इंक्लूड कर रहे होते हैं थर्ड वेव में। They believe that the gender is diverse rather than limited to only male and female categories. ये वो बिलीव करते हैं कि जो जेंडर होता है वो क्या है, वो डाइवर्स है। ओके, जेंडर इज डाइवर्स, ना कि लिमिटेड। सिर्फ आप मेल और फीमेल की बेसिस पे उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते। उनकी प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू रिलीजन एंड डिफरेंट जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उन सारी चीज़ों के बेसिस पे उनके प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगे। अब जो है वो हम लोग बात करते हैं मॉडर्न वर्सेस पोस्ट मॉडर्निज्म की। तो जो थर्ड वेव था ना, उसने इन्फ्लुएंस, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पोस्ट मॉडर्निज्म से, जो अंडरस्टैंड ये करता है कि थर्ड वेव प्रॉपरली जो है वो इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अंडरस्टैंड करें डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। अब थर्ड वेव हमें प्रॉपरली बताता है क्या इम्पोर्टेंट, कि ये ज़रूरी है कि हम लोग मॉडर्निज्म में और पोस्ट मॉडर्निज्म में डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर सकें। तो मॉडर्निज्म ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फिक्स कैटेगरीज, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। It assumes that there is one correct explanation for social reality and that people can be classified into the fixed categories. Modernism emphasize करता है certainty पे, okay, और जो है वो ऑब्जेक्टिविटी पे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल पे। वही सेम चीजें कि इनका मानना ये है कि सारी औरतों के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो एक जैसे हैं, ऑब्जेक्टिव की तरह वुमेन को ट्रीट किया जाता है, उनको क्लासीफाई किया जाता है कि
यूनिवर्सल जो है वो फिक्स्ड कैटेगरी, बस यही उनको समझा जा रहा है। और ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी कैन बी एक्सपेंड थ्रू सिंगल फ्रेमवर्क एंड दैट द नॉलेज इज बेस्ड ऑन फिक्स्ड फाउंडेशंस। ओके, तो ये बेसिकली मॉडर्न फेमिनिस्ट का बिलीव ये था। ओके, तो उम्मीद है कि मॉडर्निज्म आपको समझ आ गया होगा कि वो किस बारे में है। ओके, नीचे आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म पे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या मतलब बोला गया है कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो ये कहते हैं, चैलेंज करते हैं इन अजम्पशंस को जो मॉडर्निज्म में बताई गई हैं कि सारी औरतों के सिंगल ट्रुथ है, मतलब ऑपरेशन ही सारों का इशू है, डिस्क्रिमिनेशन ही सारी औरतों का इशू है। इनको यूनिवर्सल कैटेगरी मीन सेकंड जो है वो क्लास, जो है वो विमेन जो है वो सेकंड क्लास में इनको ट्रीट किया जाए। एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन नहीं दी, यूनिवर्सल कैटेगरी में डाला इनको, सोशल रियलिटी ये इनकी। पर अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निज्म इंडिविजुअल्स हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रेस, क्लास, ethnicity, रिलीजन, नेशनैलिटी, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर। अब ये जो देख रहे होते हैं ना, सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं मार्केटिंग में कि कौन से रेस का है, कौन सी क्लास का है। ओके, और एथनिसिटी क्या है, राइट। और जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई इनकी नेशनैलिटी क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, डिसेबिलिटीज कौन सी हैं, कौन से जोग्राफिकल रीजन में ये लाई कर रहा होता है, या इनको कल्चरल इश्यूज कौन से हैं। देयरफॉर पीपल कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू वन फिक्स्ड आइडेंटिटी अलोन। आप एक बॉक्स में ना नहीं डाल के वुमेन को या मेल को जो है वो डिफाइन कर सकते। पोस्ट मॉडर्निस्ट ये रिजेक्ट करते हैं यूनिवर्सल कैटेगराइजेशन को, आर्ग्यू करते हैं कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं हर सोशल इशू की। ओके, they believe that reality changes according to time, place, culture and individual experiences. Okay, reality ये होती है कि टाइम, प्लेस, कल्चर या इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे जो है वो प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतने एफर्ट्स लगाते हैं तो आपका एक ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। ओके, सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होती हैं जो सोशल इश्यूज जिसकी बेसिस पे वेरी कर रहे होते हैं। वो ये बिलीव करती हैं कि रियलिटी चेंज होती है टाइम के साथ, जगह के साथ, कल्चर के साथ, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट होते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म एक्सेप्ट ही करती है प्लुरैलिटी के कॉन्सेप्ट को, डाइवर्सिटी को और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पे ये बात कर रही होती है बेसिकली। ओके, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पे बात करी होती है, प्लुरैलिटी पे बात करी होती है, डाइवर्सिटी पे बात करी होती है, ना कि वन यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन पे। यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। सम पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं फिक्स्ड फाउंडेशंस पे। ओके, किस पे? फिक्स्ड फाउंडेशंस पे। ये जो आप बोल रहे हैं ना कि यार ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, विमेन के इशूज सेम है, हर औरत को सेम ही चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, और ये नॉलेज इस चीज को ये जो है वो चैलेंज कर रहे होते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ्स को that are considered यूनिवर्सल एंड अनक्वेश्चनेबल। ये अनक्वेश्चनेबल नहीं है, इन पे आप क्वेश्चन करिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का ये बिलीव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस perspective there is no single way to understand the society because different people experience different reality. Third wave adopted these ideas and argued that the feminism should also reject the universal assumptions about the women and recognize diverse identities, उनके experiences, and for this reason the third wave is often described as an intellectual feminism. Okay, and because it encourages the critical thinking and challenge करता है traditional assumptions जो बेस करती हैं जेंडर एंड सोसाइटी पे। ओके, हाँ, ये बस थोड़ा सा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो बेसिकली थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म की जो बात है ना, वो ये बोल रही होती है कि ये रिजेक्ट करती हैं जो इन्होंने यूनिवर्सल अजम्पशंस बनाई हुई होती है ना वुमेन के लिए, वो वैसा नहीं है। थर्ड वेव जो है वो डिस्क्राइब करता है कि इंटेलेक्चुअल फेमिनिज्म है। आप अपना लॉजिक यूज करें और अपना जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं, ट्रेडिशनल अजम्पशंस की बेसिस पे आप ना चलें। ओके, सो ये सारी चीजें हैं, प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी। ओके, थर्ड वेव फेमिनिज्म की वो एम्फोसाइज करती है प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी को। ओके, कि जितने भी जेंडर्स हैं, एलजीबीटी हो गया, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर्स, होमोसेक्सुअल्स, लेस्बियंस, गेज पीपल, बाइसेक्सुअल्स, इन सारों को जो है वो मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो वो प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी को एम्फोसाइज करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि बीइंग डिफरेंट डजंट मीन बीइंग एबनॉर्मल। अगर कोई डिफरेंट है ना, उसका मतलब नहीं है कि वो एबनॉर्मल है, या आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप उनके साथ जो है वो खराब सलूक करें। इंस्टीड differences among individuals should be respected and accepted। जो differences होते हैं ना, वो individuals, उनको उनकी respect करनी चाहिए और accept करने चाहिए। तो ये थर्ड वेव सपोर्ट करता है इंक्लूजन को, कि भाई इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, डिफरेंसेस ना रखें दोनों में, और प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटीज हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सारी जो मैंने आपको बताई वो डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड वेव, फेमिनिस्ट वेरी करते हैं फेमिनिस्ट जो है थर्ड वेव में क्या ये कह रहे होते हैं कि हर इंडिविजुअल को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो डिफाइन करे और एक्सप्रेस करे अपनी आइडेंटिटी को, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ओके, और ये आगे ये करते हैं कि डाइवर्सिटी स्ट्रेंथन सोसाइटी रादर देन वीकनिंग इट। सोसाइटी डाइवर्सिटी जो होती है, डिफरेंट जेंडर जो होते हैं, वो स्ट्रेंथन करते हैं सोसाइटी को, अगर उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, ना कि वो वीकन करेंगे आपकी सोसाइटी को। ओके, और आपके प्रोस्पेक्टिव को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की और इन पे हमने बात की, और ये था थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा। जैसे जूडिथ बटलर भी जो है ना पोस्ट मॉडर्निज्म आइडियाज के बारे में ये लिखती हैं कि जो है वो चैलेंज करती हैं ट्रेडिशनल व्यूज को जेंडर के बारे में, और डिफरेंट फिलोसोफर्स जो है वो ये इस पे आर्ग्यू करते हैं कि ये डिफिकल्ट है कि अंडरस्टैंड करना क्यों थर्ड वेव थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम देयर अर्लियर फेमिनिस्ट। अब जो ये सोचते हैं, थिंक ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म टू डिफरेंट वेज हैं लुकिंग एट द सेम इशू। ओके, एक कहते हैं कि वुमेन को सिंगल कैटेगरी में डालो, और पोस्ट जो मॉडर्निज्म है वो कहता है कि नहीं, वुमेन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो, ये सारे एग्जाम्पल्स आप क्लासिफाई करेंगे ना, अगर मेन को एंड वुमेन को विदाउट कंसीडरिंग देयर आइडेंटिटीज, तो ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करेगा? मॉडर्निज्म अप्रोच को रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो ये जो था वो था आज का क्लास। ओके, तो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म प्लुरलिटी पे बात करता है, डाइवर्सिटी, साइबर फेमिनिज्म पे बात करता है, ये थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म, ग्लोबल फेमिनिज्म पे, ओके, ट्रांस फेमिनिज्म पे, एलजीबीटीक्यू पे, उनकी आइडेंटिटी पे। तो ये थर्ड वे बात कर रहा होता है, इन सारों को, उनके इश्यूज को एक्सप्लेन कर रहा होता है। अब आपके लिए हमने अगर लेक्चर बनाया है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप जो है वो लाइक, कमेंट और शेयर करके या अपनी राय का इजहार करके हमें ये बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टाइम वेस्ट ना करें, प्रोडक्टिव चीज़ों में अपना टाइम लगाएं। ओके, ताकि आपको जॉब जो है वो जल्दी से मिल जाए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, तो इंसान का जो माइंड होता है वो अगर उसको स्पेस मिलता है ना, तो वो फजूल चीज़ें बहुत अपने माइंड में डाल देता है। पर अगर इन चीज़ों के लिए अगर आप जगह नहीं रखेंगे, तो आप जल्दी अपनी जो मंजिल मकसूद है उस तक पहुंच जाएंगे। मेरी आपको एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप जो है वो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। फिर से मैं कहूँगी कि मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको कामयाब करे।
थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अब ये जो है ना, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। सॉरी, ये मैं शॉर्ट में भी मैंने लिखा था। प्रॉब्लम क्या था कि ये रिजेक्ट करते थे यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन को, कि जितनी भी वुमेन है वो उनको यूनिवर्सल कैटेगरी में डाला जाए। ओके, तो इनको ये रिजेक्ट करते थे और ये आर्ग्यू करते थे कि वुमेन जो है वो ऑप्रेस नहीं है ओनली बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल सेक्स। उनको क्लास, एथनिसिटी, रिलीजन, नेशनलिटी, ज्योग्राफी, डिसेबिलिटी, सेक्सुअलिटी, कल्चर, इन चीज़ों पे भी उनको क्या करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें कल्चरल रिलेटिविज्म पे इन्होंने आर्ग्यू किया है कि सोशल रियलिटीज़ भी क्या होती हैं, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो भी डिफर कर रही होती हैं उनकी बेसिस पे, सोशल कंडीशंस की बेसिस पे, कल्चर की बेसिस पे भी औरत को क्या किया जाता है, ऑपरेशन का सामना करना पड़ रहा होता है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा होता है। सोल्यूशन की बात करें तो इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। ओके, इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके वॉइसेस को सुना जाना चाहिए। जेंडर आइडेंटिटी, रेस, एथनिसिटी, रिलीजन, क्लास, सेक्सुअलिटी, उन पे जो है वो बगैर किसी जो है भेदभाव के उनको जो है वो अपना सपोर्ट करना चाहिए, उनके राइट्स को, डाइवर्सिटी को। और ये सारी चीज़ें डिजर्व करती हैं इक्वल रिस्पेक्ट, डिग्निटी, जितनी भी वुमेन हैं। थर्ड वेव जो है फेमिनिस्ट, वो रिप्रेजेंट करता है कि हर इंडिविजुअल क्या है, वो डिफरेंट है, उनको डिफरेंट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस वो जो है वो फेस कर रहे होते हैं। अप्रोच जो है वो डाइवर्सिटी है कि भाई डाइवर्सिटी को अडॉप्ट करो। लाइक भाई फर्स्ट वेव में क्या था, वो एम्फोसाइज करते थे इक्वालिटी पे, सेकंड वेव एम्फोसाइज करता था डिफरेंस पे, और थर्ड वेव डाइवर्सिटी पे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आर्ग्यू करता है कि नो टू वेमेन एक्सपीरियंसेस ऑपरेशंस इन एग्जैक्टली एग्जैक्टली द सेम वे। तो दो अगर औरतें हैं ना, तो अगर उनको इश्यूज हैं तो वो सेम नहीं होंगे, इश्यूज दोनों के अलग अलग होंगे। वुमेन जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे, कल्चर की बेसिस पे, एथनिसिटी, रिलीजन, रेस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही होती है। उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को, ना कि ट्रीट करे वुमेन को एज अ होमोजीनियस ग्रुप। मीन्स वो एक जैसे ग्रुप में ना डाले, सिंगल कैटेगरी में ना डालें। इश्यूज को पे बात करें तो क्या होता है कि इंडिविजुअल एम्पावरमेंट पे बात हो रही होती है, ना कि कलेक्टिव एक्टिविज्म पे। ओके, कि लोगों को क्या करें, एम्पावर करें। मल्टीपल एंड कॉन्ट्राडिक्टरी आइडेंटिटीज, इसमें ये लिमिटेशंस बता रहे हैं बेसिकली। ओके, क्या इश्यूज कौन कौन से थे जो इन्होंने डिस्कस किए हैं, कि इंडिविजुअल को एम्पावर करो, उनको जो है वो मल्टीपल कंट्राडिक्टरी जो आइडेंटिटीज है ना उनको सेलिब्रेट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए डाइवर्सिटी को और वुमेन को। ना कि जो है ये अज्यूम किया जाए कि वुमेन सारी दुनिया में एक्सपीरियंस करती हैं सेम किस्म के प्रॉब्लम्स। ओके, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें और एड्रेस करें जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है ना, पार्टिकुलरली वुमेन जो फेस कर रही होती है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ में, एड्रेस करें जो चेंजिंग स्टीरियोटाइप्स हैं परपीचुएटेड थ्रू मीडिया एंड द लैंग्वेज। ओके, सो ये सारी चीज़ें जो पोर्ट्रे करी होती हैं, स्टीरियोटाइप्स पे बात हो रही होती है, celebrated emotions and experiences that have traditionally been labeled as a unfeminine। जैसे ये कहा जाता है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता दर्द, मर्द रोता नहीं है, क्यों नहीं रोता, क्योंकि उनके इमोशंस नहीं है क्या। या और लड़कियों मर्दों को ये कहा जाता है, बॉयज को, कि डोंट क्राई लाइक अ सिसी। कम ऑन, उनके भी जो है वो, उनकी भी दिल में फीलिंग्स आ रही होती हैं, वो भी ये सारी चीजें फील कर रहे होते हैं। बट ये सारे हम लोग जब लेबल्स लगा रहे होते हैं ना, उनको हम लोग बता रहे होते हैं कि सोसाइटी आपका ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। या वुमेन को जैसे इनकरेज किया जाता है कि वो एंग्री रहे, असर्टिव रहे, आउटस्पोकन। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, ना कि बीइंग एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट एंड सबमिसिव। ये उन्होंने जो है वो आर्ग्यू किया था। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, कॉमन जेंडर स्टीरियोटाइप्स कौन से थे, कि बॉयज कैन प्ले स्पोर्ट्स, women हैव टू हैंडल द हाउस वर्क, women आर डिपेंडेंट ऑन men। तो ये सारी चीजें जो है वो डिस्कस की गई थी। रिफ्लेक्शन क्या है कि
ये एक फेमिनिस्ट थी जिन्होंने अपनी बुक इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आईओपी में जो प्रेसिडेंशियल लेक्चर था उन्होंने उसमें उन्होंने कहा, हैव यू एवर थॉट अबाउट when uh, why when asked to indicate your gender on a form, male comes above female. Okay, it is not alphabetically first, so uh, why is it listed first? Okay, have you ever thought about why when asked to indicate your gender on a form? Okay, form पे जो है वो जैसे ये लिखा जाता है ना, जैसे मेल कम्स अबव फीमेल, मेल जो है वो फीमेल से पहले आता है, तो इट इज नॉट अल्फाबेटिकली फर्स्ट, वो अल्फाबेटिकली तो फर्स्ट नहीं है, फिर क्यों ऐसे किया जा रहा है? सो व्हाई इज इट लिस्टेड फर्स्ट? तो उसको लिस्ट क्यों किया जा रहा है फर्स्ट में? सो दिस क्वेश्चन हाईलाइट करता है जो सब्टिल वेज है ना, जो जेंडर बियासेस क्रिएट करते हैं और इन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते होते हैं, उनको जो है हाईलाइट करता है। रिसर्च भी ये फाउंड आउट कर रही होती है कि वाइट वुमेन जो अमेरिका में रह रही होती हैं 12.5% मोर लाइकली देन देयर मेल काउंटर पार्ट्स टू हैव देयर ईमेल्स इग्नोर्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। तो ये होता है बेसिकली ब्लैक वुमेन जो है लाइकली जो है 4.8% होता है, इंडिया का 37 और चाइनीज वुमेन का 73%। सिमिलरली रिसर्चर सेंड करते हैं सीवीज फॉर laboratory jobs, changing only applicants name, for example John versus Jennifer। so ये क्या होता है, रिजल्ट शो कर रहा होता है कि मेल साउंडिंग नेम्स जो होते हैं ना रिसीव्ड सिग्निफिकेंटली मोर कॉल बैक्स। मेल को जो है वो ज्यादा कॉल बैक्स मिल रही होती है, जवाब मिल रहा होता है, ना कि फीमेल को एज कम्पेयर टू फीमेल को। तो ये आप जो है वो पढ़ लेना। आई एम वेरी टायर्ड राइट नाउ। ओके, सो ये थोड़ा सा ये इसमें आप देखें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पास में क्या होता था, गर्ल को जनरली कंसल्ट नॉट कंसल्ट नहीं किया जाता था अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में डिसीजंस लेने में, एल्डर्स ही डिसाइड करते थे, अपने डिसीजंस ले रहे होते थे। बट अब जो है वो विमेन ये सोच रही होती है कि नहीं, हमारी राय भी सुननी चाहिए, जैसे कि इस्लाम ने भी राइट दिया है वुमेन को। जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से आके पूछा था, हालांकि उनको पता था कि अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है कि हजरत अली साई की जो शादी है, मैरिज है, वो हजरत बीबी फातिमा के साथ ही होगी, पर फिर भी उन्होंने जाके अपनी बेटी से पूछा ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो कि जब भी आप ये मैरिज का डिसीजन लें तो अपनी बेटी से पूछिए। ओके, चैलेंजेस फेस क्या कर रही होती हैं थर्ड वेव में, कि जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये प्रमोट करती हैं पॉलिटिकल चेंज को विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। और इनको क्रिटिक्स आर्ग्यू ये करते हैं कि जो इश्यूज आइडेंटिटी के होते हैं ना, वो यूनिवर्सल कॉर्नर्स में नहीं है। दे आर दैट एबिलिटी टू एक्सप्लोर वंस आइडेंटिटी इज itself a privilege। ओके, ये जो आप अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, वो भी प्रिविलेज होता है। अदर बिलीव ये करते हैं, थर्ड वेव फेमिनिज्म जो है एग्जॉजरेट करते हैं वुमेन सेक्सुअलिटी को एंड एम्पावरमेंट को। अब ये देखें, जल्दी से जो है वो मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, हमारा जो क्लास होगा ना उसमें इनको मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा दूंगी। ओके, फिर हम लोग फोर्थ वेव में थोड़ा सा देख लेंगे कि उसमें क्या है। तो ये थी आज की क्लास में, भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बोल बोल के। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।